शुरू करते हैं मेरे साथ सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल दोष। देखिए क्रिस्टल दोष है क्या। जब किसी भी कोई भी क्रिस्टल उसमें जो घटक कण है उनका एक निश्चित क्रम होता है। ऐसे समझो कि जैसे ये कोई क्रिस्टल है और उसमें ये क्या है, घटक कण। ये घटक कण है और इन घटक कणों का अब एक निश्चित क्रम है। ठीक है, अब इनमें से कुछ घटक कण अपने स्थान से हट जाए। ये आपके घटक कण है और ये मैंने इनको शेडेड कर रखा है। अब ये घटक कण, अब इनमें से कुछ घटक कण अपने स्थान से हट जाए। चलो ये हट गए, तो जब ये हट गए तो यहाँ पे देखो रिक्तिका उत्पन्न हो गई। यहाँ पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो, इसे रिक्तिका दोष बोला जाता है। तो अब इनके हट जाने से क्रिस्टल में जो घटक कणों का एक निश्चित क्रम था, अब वहां पे देखो एक वैकेंट, एक स्पेस, एक रिक्तिका आ गई। तो इसी को बोला जाता है क्रिस्टल दोष, यानी जब कुछ जगह से घटक कण हट जाए। या ऐसे समझो कि ये घटक कणों का एक निश्चित क्रम है। अब इसमें कुछ घटक कण यहाँ से बीच में अंतरावकाश, समझ रहे हो ना, ये जो अंतरावकाश यहाँ आकर के ऐसे बैठ जाए, तो ये भी क्रिस्टल दोष है। यानी क्रिस्टल में जो घटक कण है उनमें उनका जो अरेंजमेंट है उसमें उसमें क्या जाए, बदलाव आ जाए, तो इसी को बोला जाता है क्रिस्टल दोष। जैसे आपकी जो क्लास है उस क्लास में आप बैठते हो, आपका एक निश्चित क्रम होता है। अब क्या हो जाए कि उसी क्रम में परिवर्तन हो जाए, है? कुछ बच्चे जो है वहाँ अपनी जगह से डेस्क से उठे, बेंच से उठे और बाहर निकल जाए। तो जब वो बच्चे पहले क्या था कि एक निश्चित क्रम जैसे बैठे हुए थे, अब उसमें से क्या हुआ कि कुछ जगह से बच्चे हटकर चले गए। तो जब हटकर चले गए तो वहाँ पे क्या उत्पन्न हो गई, रिक्तिका उत्पन्न हो गई। या कुछ और दूसरी क्लास के बच्चे आकर के जो बीच में जो जो खाली जो जगह थी, जो मतलब कि जो ऐसे इस साइड डेस्क लगी होती, इस साइड डेस्क लगी थी, बीच में टीचर्स के आने जाने के लिए जो जगह होती, अब पता चला उसमें चेयर लगा करके ऐसे बैठ गए। तो उन्होंने उस पूरा जो एक प्रॉपर अरेंजमेंट था उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। यही है क्रिस्टल दोष। यानी क्या डेफिनेशन निकल करके आई कि जब किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित जो घटक कण हैं अगर उनके क्रम में परिवर्तन हो जाता है जिसे बोला जाता है क्रिस्टल दोष। सिंपल, क्या बोलना है कि जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों के क्रम में परिवर्तन हो जाता है जिसे क्रिस्टल दोष कहा जाता है। अब ये बेसिकली ये दोष होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बिंदु दोष और एक रेखा दोष। क्लियर। अब ये बिंदु दोष क्या होता है, क्या डिफिनीशन होती है, वही डिफिनीशन है जो क्रिस्टल दोष की डिफिनीशन है कि जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कण अपनी निश्चित आवर्ती व्यवस्था से यदि विचलन दिखाते हैं, जो उनका एक जो प्रॉपर जो पैटर्न है जिसमें वो अरेंज हैं, अगर उससे वो विचलन दिखाते हैं यानी हट जाते हैं या कोई और बीच में आकर के बैठ जाता है, तो इसी को बोला जाता है बिंदु दोष। क्या बोलना है कि जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित जो घटक कण है यदि उनके निश्चित आवर्ती व्यवस्था में विचलन हो जाता है तो इसे बिंदु दोष बोला जाता है। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे, अब दोनों के डेफिनेशन सुन लो एक बार फिर से। क्रिस्टल दोष, जब किसी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों के क्रम में परिवर्तन हो जाता है तो इसे क्रिस्टल दोष कहा जाता है। फटाफट नोट करते चलो, बिंदु दोष और नोट्स बनाते चलो। बिंदु दोष किसे कहते हैं, यदि किसी क्रिस्टल में उपस्थित जो घटक कण है वो अपनी निश्चित आवर्ती व्यवस्था से यदि विचलन दिखाते हैं तो इसे ही बिंदु दोष कहा जाता है। क्लियर बच्चों। अब ये बिंदु दोष जो है वो तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा, समानुपातन दोष, असमानुपातन दोष, राइट, और ये अशुद्धता दोष। ठीक, तो ये तीन अलग अलग प्रकार और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समानुपातन दोष की। क्या होता है समानुपातन दोष, ध्यान से सुनिएगा, एक चीजें आपकी क्लियर हो। होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ाया, इनको जरा देखिएगा जाकर के। होता क्या है कि जैसे NaCl है तो NaCl के क्रिस्टल जालक में Na+ और Cl- इन दोनों का जो रेशियो आता है वो 1:1 आता है। इसीलिए इसका सूत्र है NaCl। यानी कहने का मतलब जैसे 100 Na है तो 100 Cl है, तब ये रेशियो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा।
अगर ये 50 और ये 50 है तब पर भी ये 1:1 रहेगा। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन कहीं पर ऐसा हो जाए कि एक Na निकले और 2 Cl निकल जाए, तो पता चला कि ये तो 99 हो गया और ये 98 हो गया। अब ये अपने आदर्श रासायनिक सूत्र के अनुसार व्यवस्थित नहीं होगा। यानी अब Na+99 है और Cl -98 है। अब ये रेशियो 1:1 नहीं है, इसलिए हम NaCl नहीं लिख सकते। जैसे CaF2 है तो Ca++ है और वहां पे फ्लोराइड है। अब यहाँ रेशियो इनका 1:2 का है, इसलिए इनका हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं CaF2। लेकिन अगर इसी अनुपात में बदलाव हो जाए तब अब ये अपने आदर्श रासायनिक सूत्र को फॉलो नहीं करेंगे। यानी अगर इस तरह हो गया तब ये आदर्श रासायनिक सूत्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें से एक निकले, इसमें से एक निकले, तो क्रिस्टल दोष तो हुआ ना। लेकिन ये 99-99 अगर बने हैं तब तो अनुपात 1:1 बना हुआ है। आ रहा है समझ में? यानी इनके हटने से दोष तो उत्पन्न हुआ, लेकिन अनुपात में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी ये अपने आदर्श रासायनिक सूत्र के अनुसार आज भी बने हुए हैं। हाँ, दोष उत्पन्न हो गया है। लेकिन अगर आज यही क्या होता कि ये 98-99 इस तरह हो जाते, तब ये अपने दोष भी उत्पन्न हो गया और अपने आदर्श रासायनिक सूत्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये NaCl नहीं लिखे जा सकते हैं। यानी कि अब हमारी क्या परिभाषा हुई कि समानुपातन दोष वह दोष है जिसमें क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों के जो भी क्रिस्टल में उपस्थित घटक कण है उनके क्रम में तो परिवर्तन होता है ना, उनके क्रम में तो परिवर्तन होता है, लेकिन उनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी क्रिस्टल में घटक कण अपने आदर्श रासायनिक सूत्र के अनुसार ही व्यवस्थित होते हैं। तो क्या बोलना है कि समानुपातन दोष वह दोष है जिसमें क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों के क्रम में परिवर्तन होता है, लेकिन क्रिस्टल में घटक कण अपने आदर्श रासायनिक सूत्र के अनुसार ही व्यवस्थित होते हैं। समानुपातन दोष कहलाता है। आपने देखा दोष उत्पन्न हुआ, एक घटक कण निकले, 99-99 आया, अनुपात आज भी वही है 1:1। इसीलिए उसका आदर्श रासायनिक सूत्र जो NaCl था वो अभी भी अपने आदर्श रासायनिक सूत्र को फॉलो कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा ये क्या होता है समानुपातन दोष। फटाफट पेन कॉपी निकालो, लिख डालो, लिखो कि समानुपातन दोष वह दोष है जिसमें समानुपातन दोष वह दोष है जिसमें क्रिस्टल में उपस्थित घटक कणों के क्रम में तो परिवर्तन होता है, घटक कणों के क्रम में तो परिवर्तन होता है, किंतु क्रिस्टल में घटक कण अपने आदर्श रासायनिक सूत्र के अनुसार ही व्यवस्थित होते हैं। आदर्श रासायनिक सूत्र के अनुसार ही व्यवस्थित होते हैं। ठीक, आगे होगा समानुपातन दोष समझ। अब इस समानुपातन दोष में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सबसे पहला XY करके लिखते हैं, X साटकी दोष। बेसिकली आयनिक एककों में पाया जाने वाला दोष है ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं समानुपातन दोष के लिए। देखो साटकी दोष क्या होता है। एक जर्मन वैज्ञानिक थे साटकी, उन्होंने बताया कि जैसे ये A+B- A+B- ये एक आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जालक है। बच्चों एक आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जालक संरचना में बना। अब देखो साटकी ने क्या कहा, साटकी दोष में क्या बताया गया। इन्होंने कहा कि जब किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थलों से समान संख्या में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं
समान संख्या में, ध्यान रखना, समान संख्या में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं तो उन स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन क्रिस्टल की उदासीनता बनी हुई है क्योंकि समान संख्या में धनायन ऋणायन निकलेंगे तो क्रिस्टल में घटक कणों के अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब जो उनका रेशियो था वो अपने आदर्श रासायनिक सूत्र को फॉलो आज भी कर रहे हैं, अनुपात में कोई बदलाव नहीं हो रहा धनायन और ऋणायन के अनुपात में, क्योंकि समान संख्या में निकले हैं धनायन और ऋणायन। तो क्या बोलना है, साटकी दोष की व्याख्या जर्मन वैज्ञानिक साटकी के द्वारा की गई। आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में जब कुछ जालक स्थलों से समान संख्या में धनायन और ऋणायन हट जाते हैं तो उन स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसे ही साटकी दोष कहा जाता है। अब देखो इसकी वजह से क्रिस्टल में घटक कणों के क्रम में क्या हो गया, परिवर्तन तो हुआ ना, दोष तो उत्पन्न हो गया। अब इस साटकी दोष की वजह से क्या क्या असर पड़ने वाला है, जब यहाँ से घटक कण निकल जाएगा तो क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब क्लास से कुछ बच्चे हट करके चले जाएंगे तो उतने जो बच्चे जा रहे हैं जितना उनका मास है उतना तो क्लास में मास कम हो जा रहा है, तो क्लास की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझने के लिए। तो जब यहाँ से घटक कण निकल जाएंगे तो जो घटक कण निकलेंगे उनके निकलने की वजह से जितना उनका मास उतने मास की कमी आएगी, इस तरह डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से साटकी दोष के फलस्वरूप क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। पहला पॉइंट कि क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्रिस्टल की जो चालकता है वो बढ़ जाती है। ठीक, चालकता कैसे बढ़ जाएगी, पहले क्या था कि सब एकदम पॉजिटिव नेगेटिव कसकर बंधे हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ कि सब क्लास में एकदम बच्चे से ठुसे हुए हैं, एकदम पास पास बैठे हुए हैं, तो कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा। अब एक बच्चा अगर हट जाए तो थोड़ा गैप होगा, फिर थोड़ा मूवमेंट बढ़ेगा। समझो ऐसे कि सीट पे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, अब क्या हो जाए कि किनारे से एक बच्चा हट जाए तो उसकी जगह खाली हुई, अगला बच्चा उसकी जगह पे, फिर स्पेस बनेगा, फिर थोड़ा बच्चा खिसक जाए, सब ऐसे खिसकना शुरू कर देंगे। सेम वैसे यहाँ पे हो रहा है कि अब क्या होगा कि ये बी माइनस इस वाली रिक्तिका में आ जाएगी, इसकी रिक्तिका बन जाएगी, इसमें ये वाला आ जाएगा, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से सब एक दूसरे, जैसे ये इसमें चला, जब ये इसमें चला गया जिसकी जगह खाली हुई, ये इसमें आ गया इसकी जगह खाली, तो इस तरह आयनों का जो है वो अभिगमन शुरू हो जाता है, आयनों का एक प्रभाव शुरू हो जाता है। और आप जानते हो कि अगर आयनों का अभिगमन जो है वो जितनी सुगमता से होगा चालकता उतनी अधिक होगी। तो इस दोष की वजह से क्या होता है कि चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि चालकता बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आयन होते हैं वो समीपवर्ती रिक्तिका में आ जाते हैं, जिनसे नई रिक्तिकाएं बनती हैं, जिनमें अगले समीपवर्ती आयन आ जाते हैं। इस प्रकार आयनों का जो अभिगमन है वो क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ घनत्व में कमी आ रही है लेकिन चालकता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। अब देखो ये जो समानुपातन दोष है ये दिखाने वाले कौन से हैं, ज्यादातर ये हमारी क्षार धातुओं की कंपाउंड है, जैसे NaCl है ना, CsCl है, लाइक KCl है, वो जो इस तरह वाले जो NaCl CsCl है ये सब है, ये सारे जो कंपाउंड है वो क्या दिखाते हैं, वो साटकी दोष दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं साटकी दोष दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अधिक उच्च उपसहसंयोजन संख्या वाला आयन चाहिए। उच्च उपसहसंयोजन संख्या का मतलब होता है कि धनायन का आकार बड़ा होना चाहिए, क्योंकि धनायन का आकार जितना बड़ा होगा वो उतने ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ पाएगा। जैसे कोई बड़ा सा मेज है तो उस पर ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, वो ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन छोटी मेज है तो कम ही लोग उस पर बैठ पाएंगे। जितने ज्यादा लोग बैठेंगे उपसहसंयोजन संख्या उतनी ज्यादा होगी। तो उसी तरीके से समझो कि धनायन का आकार जितना बड़ा होगा तो वो क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ पाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर धनायन का जो आकार है वो बड़ा होना चाहिए, यानी वो ऋणायन के आकार के लगभग बराबर हो। तो ऐसा क्षार धातुओं के साथ है। जब आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हो तो जब आपने आवर्ती गुणों के बारे में पढ़ा था तो आवर्ती गुणों में आपने पढ़ा था कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ी त्रिज्या एक तरीके से क्षार धातुओं के पास है, क्योंकि हम क्षार धातुओं से शुरू करते हैं ना, लीना की रफ से फरियाद और फिर धर से जाते हैं सेवन ग्रुप की तरफ,
बढ़ते हुए इनर्ट गैसेस की साइड में जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इनका आकार क्या है, बड़ा है, यानी यहाँ धनायन ऋणायन का जो आकार है वो बराबर है। या इस बराबर होने की वजह से क्या होता है कि कोई किसी के मतलब कोई अंतराकाश में जाके व्यवस्थित नहीं हो सकता है, वो बाहर ही जा सकता है, क्योंकि आकार इतना बड़ा है कि वो अंतराकाश में व्यवस्थित नहीं हो सकता है। आप जानते हो कि धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है, पढ़ा था आपने इसके पहले, आवर्ती गुण में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि इतना बड़ा होना है धनायन का आकार कि वो अंतराकाश में व्यवस्थित ना होने पाए, ताकि वो बाहर ही निकले। समझ गए? तो आ गया होगा साटकी दोष कौन दिखाता है और कौन नहीं दिखाता और क्यों दिखाता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो साटकी दोष के बाद दूसरा आता है फ्रेंकल दोष। अब देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसको भी समझते हैं। इसे रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल के द्वारा दिया गया, फ्रेंकल दोष। वाई फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष जो है वो रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल के द्वारा दिया गया। फ्रेंकल दोष में क्या बताया गया कि जैसे ये एक आयनिक यौगिक का क्रिस्टल जालक है, तो साटकी दोष में क्या बताया गया कि जब किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में कुछ चालक स्थलों से धनायन हटकर अंतराकाशों में चले जाते हैं, ये ठीक। बेसिकली धनायन क्यों जाते हैं, क्योंकि जो धनायन का आकार होता है ना वो छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। तो धनायन जो है वो सरलता से जाकर के अंतराकाशों में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो जब किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थलों से धनायन हटकर अंतराकाशों में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उन स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसे ही स्प्रिंकल दोष कहा जाता है। जब किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थलों से धनायन हटकर अंतराकाशों में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इसे ही व्यवस्थित हो जाते हैं, तो उन स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसे ही कहा जाता है फ्रेंकल दोष। अब देखो यहाँ पर कोई क्लास से बाहर नहीं गया, बस एक बच्चा उठा अपनी जगह से और एक स्टूल लगा के बीच में बैठ गया, ठीक, एक कुर्सी एक चेयर लेकर के बीच में बैठ गया। तो वो क्या किया कि उसने जो एक क्रम था उसको डिसऑर्डर कर दिया उसने, ठीक है, वो कहीं लेकिन बाहर नहीं गया। अब उसके बाहर ना जाने की वजह से इफेक्ट क्या आया कि डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, घनत्व हमारा अपरिवर्तित रहा। घनत्व क्या रहा? अपरिवर्तित रहा। क्यों अपरिवर्तित रहा? रीजन समझ में आया, क्योंकि कोई तो बाहर गया ही नहीं, तो द्रव्यमान में कोई चेंज आया नहीं। हाँ, लेकिन रिक्तिका उत्पन्न हो गई उसके अपनी जगह से हट जाने की वजह से। अब इसकी वजह से चालकता भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चालकता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? सेम वही होगा कि जब ये हट जाएगा तो इसकी जगह खाली हो जाएगी, तो समीपवर्ती आयन इस रिक्तिका में आ जाएंगे, फिर इसकी जगह खाली हो जाएगी, तो आयनों का एक तरीके से प्रवाह प्रारंभ हो जाएगी, जिससे चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और जो क्या कहते हैं कि एक चीज और मैं उसमें भी बताना आपको भूल गया कि जो क्रिस्टल है उसका स्थायित्व तो कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा भाई? पहले क्या था कि ये सब एकदम पास पास थे, कस के पकड़े हुए थे, तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी। अब यहाँ पे गैप आ गया तो ये जगह खाली हो गई, तो अब इसकी वजह से रिक्तिका जब बन गई तो जाहिर सी बात है कि अब उतना वो टाइटली एक दूसरे से बाउंड नहीं रहेंगे, तो इस वजह से उसका स्थायित्व तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साटकी दोष में भी क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फ्रेंकल दोष में भी जो उसका स्थायित्व है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आ रहा समझ में? अब इस तरह का दोष दिखाते कौन है? जिनकी निम्न उपसंहसकता हो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न हो, ऐसे धनायन। तो ऐसा धनायन कौन होता है? जैसे AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड। ध्यान देना।
अभी Ag प्लस का आकार छोटा है, लेकिन इन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का आकार बड़ा है। तो ये Ag प्लस जाकर के सरलता से इन अंतराकाशों में क्या हो सकता है, व्यवस्थित हो जाता है। Zn प्लस प्लस का जो आकार है, Zn जिंक सल्फाइड में Zn प्लस प्लस बनाएगा, Zn प्लस प्लस का आकार छोटा है, वो जाकर के जो है वो सल्फाइड आयन, जो सल्फाइड आयन का आकार क्या है, बड़ा है। तो इसी अंतराकाशों में क्या हो सकता है, व्यवस्थित हो सकता है। आगे आप बात समझिए। तो ये आपका हो गया साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। क्या समझ में आया? इसकी जो व्याख्या है वो रूसी वैज्ञानिक फ्रेंकल के द्वारा की गई थी, और फ्रेंकल ने बतलाया था कि जब किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल जालक में कुछ जालक स्थलों से धनायन हटकर अंतराकाशों में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उन स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और इसे ही फ्रेंकल दोष कहा जाता है। इसके फलस्वरूप क्रिस्टल के घनत्व में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आ रहा है समझ में? और क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो कम हो जाता है। आ गया होगा? अब ऐसा दोष कौन दिखाता है? ऐसा दोष निम्न संयोजकता वाले, निम्न उप सहसंयोजकता उपसह संयोजन संख्या, निम्न उप सह संयोजन संख्या वाले, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर निम्न हो। ऐसा निम्न उप मतलब जिन जिन धनायन का आकार क्या हो, छोटा हो। ये जो उच्च उप सहसंयोजन संख्या निम्न बोल रहा हूँ, इसका मतलब है अगर उच्च है तो धनायन का आकार बड़ा है, अगर निम्न है तो धनायन का आकार छोटा है। जब धनायन का आकार बड़ा होगा तभी वो अंतराकाश में व्यवस्थित नहीं होगा, और तब वो साटकी दोष दिखाएगा। इसलिए क्षार धातुएं ऐसा करती हैं। और जब धनायन का आकार छोटा होगा तो अंतराकाश में जाके व्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए इन्होंने दिखाया फ्रेंकल दोष। अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में।